हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस का पार्ट 5 पढ़ेंगे और पार्ट 5 में हम देखेंगे भूकंप के बारे में। तो भूकंप कैसे आता है पृथ्वी पर, ये थोड़ा हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम भूकंप आने के कारण बताएंगे आपको कि भूकंप आता कैसे है। पृथ्वी के नीचे जो हम प्लेटें पड़ चुके हैं, सियाल सीमा नीफे हैं, उनमें कुछ गतिविधियाँ होती हैं। उनमें अंतर्जनिक बल लगते हैं आपके, उनमें जो हमारे क्या है अंतर्जनिक बल लगते हैं। उन बल को हम जो बोलते हैं हमारा एंडोजेनिक फोर्स। दो प्रकार के हमारे फोर्स होंगे जो भूकंप लाने के लिए या ज्वालामुखी को फटने के लिए या पवनों को चलाने के लिए उत्तरदायी होंगे आपके। एक हमारा एंडोजेनिक फोर्स और एक है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सो मतलब आपका बाहर, एग्जिट से याद कर सकते हैं। एंडो इन का मतलब अंदर से याद रख सकते हैं। जो पृथ्वी की प्लेटों के अंदर बल लगता है उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं आपके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे वाह्यजनिक बल हम बोलते हैं एक्सोजेनिक बल, जो पृथ्वी के बाहर बल उत्पन्न होता है या बल लगता है, आकस्मिक जो गति उत्पन्न होती है उसे आपका क्या है एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। और इसी फोर्स के कारण हमारा क्या है भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं आपके। ठीक है, भूकंप व ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। तो पृथ्वी की गतियां हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हमारा टॉपिक ये भी है। तो पृथ्वी की गतियां एक क्या है हमारा अंतर्जेनिक यानी एंडोजेनिक फोर्स आपका, तो जो पृथ्वी के अंदर लग रहा है प्लेटों में आपका, ये दो प्रकार का है। एक तो हमारा आकस्मिक है, एक पटल विवरण है। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। आकस्मिक जो बल होता है उसी के कारण भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, भूस्खलन होता है आपका। ठीक है, वायुजनिक जो हमारा बल है इसमें अपर्दन होता है मिट्टी का, यानी अपर्दन मिट्टी को जो उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या मिट्टी का कटाव, जैसे नदियों द्वारा बहता जल यानी नदियां कर सकती हैं मिट्टी का अपर्दन, पवनों द्वारा उठाया गया, ऐसे ही आपकी समुद्र तरंग, और ऐसे ही आपका सिंपल सा हो जाएगा हमारा हिमनद द्वारा। तो ये है जिसे भूकंप आने का कारण आपसे बताता है। लेकिन उससे पहले भी हमारा जो पार्ट है वो ये है, टॉपिक जो रहेगा वो ये रहेगा भूकंप की उत्पत्ति। तो यहाँ से हम देख लेते हैं आपका भूकंप की उत्पत्ति के बारे में। जो है हमारा भूकंप जो मूल या उत्पत्ति केंद्र होता है वो धरातल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और अधिकेंद्र बिंदु जो होता है हमारा भूकंप, जहाँ पर मूल आपके लंबवत स्थान पर सर्वप्रथम भूकंपी तरंगें का पता लगता है, उसे हम बोलते हैं आपका क्या मूल केंद्र। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भूकंप जो हमारा ये है, आपको छोटा सा डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में पृथ्वी के यानी एक क्रस्ट है, क्रस्ट से नीचे आपका जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होगा उसे हम मूल बिंदु कहेंगे यानी फोकस पॉइंट कहेंगे आपका। और जहाँ पर आपका सबसे पहले तरंगे उत्पन्न होंगी, जहाँ पर सबसे पहले तरंगे उत्पन्न होंगी जो प्राइमरी सेकेंडरी और लव वेव तरंगे आती हैं, तो जहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी हिलती है या सबसे पहले 90 डिग्री पे प्राइमरी तरंगे पहुँचती है उसे हम अधिकेंद्र बिंदु या एपी सेंटर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे अभी डिटेल से, मैपिंग से अच्छे से। आगे देखते हैं हम भूकंप का जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की शाखा में आपका है सिस्मोलॉजी में। अगर हम बात करते हैं लहरों का अध्ययन करते हैं सिस्मोग्राफ में। तीव्रता का मापन करते हैं रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल के अलावा करते हैं रिचर स्केल और मार्केली स्केल में भी हम इसका अध्ययन करते हैं। देखो, भारत में आपके 5 स्थानों पर सिस्मोग्राफ केंद्र लगाए गए हैं, पुणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और देहरादून। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपके सामने ये लिखी हुई है। ठीक है, तो इन्हें आप ऐसे याद रख लेना। तो सिस्मोग्राफ केंद्र जहाँ पर आपके सिस्मोग्राफ लगे होते हैं जस्ट उन्हीं के ऊपर ही आपके लगे होते हैं हमारे क्या रिएक्टर स्केल या मार्केली स्केल या रिचर स्केल लगे होते हैं। भूकंप आने के कारण आपके
प्राकृतिक जो है हमारे और कृत्रिम, दोनों कारण आपके हो सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी का फटना प्राकृतिक कारण है, प्लेटों का गतिशील होना, सियाल सीमा जो नीफे लगी हैं उनका गतिशील होना प्राकृतिक है। प्रत्यास्थ पुनर्संरचन का आपका सिद्धांत होना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होना, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका प्राकृतिक है। हम बात करते हैं कृत्रिम की, तो कृत्रिम में अगर हम बात करेंगे तो अणु बम में होगा, यानी परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। तो परमाणु में आपका चाहे हाइड्रोजन बम हो, चाहे आपका क्या हो अणु बम हो, चाहे आपका परमाणु बम हो, इनसे अगर होगा तो आपका कृत्रिम होगा। कृत्रिम का मतलब है मानवीय शक्ति के द्वारा, या आपने कोई रॉकेट या कोई परमाणु बम छोड़ा किसी स्थान पर, जहां पर जाके गिरेगा वहां पर उत्पन्न भूकंप होगा आपका, कोई ना कोई स्पीड उसकी हो सकती है आपकी, ठीक है। गहराई के अनुसार आपका सामान्यतः जो भूकंप है प्रकार है, सामान्य है, मध्यवर्ती है और पटालनी है आपका, यानी 50 किलोमीटर तक सामान्य भूकंप पृथ्वी के अंदर, फिर मध्य और फिर सबसे ज्यादा गहराई में। लहरों की हम बात करते हैं तो भूकंप जब उत्पन्न होता है तो रेडॉन गैस की मात्रा क्या है आपके बढ़ने लगती है उस क्षेत्र में, और यहाँ से जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव तरंगे उत्पन्न होंगी। आगे बात करते हैं जो तरंगे आपकी इस प्रकार हैं, यानी प्राइमरी तरंगों का जो प्रयोग है वो क्या होगा आपका, ठीक है। तो प्राइमरी तरंगे ये आपके तीनों माध्यम में होकर चलेंगी, यानी सॉलिड, लिक्विड और आपके क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों माध्यम में चलेंगी, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरेंगी। इसीलिए इन तरंगों को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग या साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी हम कहते हैं। इन तरंगों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये तरंगें क्रस्ट पर, पृथ्वी की भूपटल पर सर्वप्रथम पहुंचती हैं और 90 डिग्री में चलती हैं मूल बिंदु से अधिकेंद्र बिंदु की ओर, ठीक है। मूल बिंदु से अधिकेंद्र बिंदु की ओर चलती हैं, यानी यहाँ से तरंग चलेगी और बिल्कुल सीधे आपकी पहुंचेगी जिस स्थान पर, वो हमारा कहलाएगा प्राइमरी तरंग, वो हमारा क्या कहलाएगा प्राइमरी तरंग। और इन तरंगों की स्पीड जो होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये तरंगें कम विनाशकारी, बहुत ही कम विनाशकारी होती हैं। बात करते हैं सेकेंडरी तरंगों की। ये तरंगें हमारी क्या है, द्रव माध्यम से होकर नहीं गुजर पाती हैं, अर्थात आपसे पूछता है समंदर में भूकंप आने पर कौन सी तरंगें गमन नहीं कर पाती हैं, तो आपका क्या हो जाएगा सेकेंडरी तरंगें। तो ये आपकी गमन नहीं कर पाती हैं, ये चल नहीं पाती हैं, ये ठोस और गैस में आपकी चल जाती हैं। तो इन तरंगों को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव तरंग या अनुप्रस्थ तरंग भी हम कहते हैं। फिर आ जाती है हमारी लव वेव तरंगे। एच.डी. लव द्वारा इन्हें खोजा गया है, एच.डी. लव द्वारा इन्हें खोजा जाता है आपका। तो आपसे पूछ लेता है इसमें ये तरंगें तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं तथा ये तरंगें सबसे विनाशकारी होती हैं आपकी। ये तरंगें क्या होती हैं, सबसे विनाशकारी होती हैं और आड़ी टेढ़ी चलती हैं, तिरछी यानी मुड़ी हुई आपके चलती हैं पृथ्वी के क्रस्ट में आपका, या पृथ्वी के सियाल में, या पृथ्वी के नीफे में आपकी टेढ़ी मेढ़ी परतों के रूप में परतों को तोड़ते हुए ऊपर आती है आपकी। तो ये तरंग सबसे ज़्यादा विनाशकारी है आपकी। इन तरंगों को जिग जैग तरंग भी कहते हैं। बात करते हैं जो हमारी तरंगे, भूकंपी तरंगे ये उत्पन्न होती हैं पृथ्वी पर आपकी, इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, इन तरंगों को हम बोलते हैं हिमोसिस्मल रेखा या हिमोसिस्मल लाइन हम बोलते हैं आपका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इधर जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके, कि हिमालय क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र है, अर्थात हम टॉप 5 जोन में, सबसे खतरनाक जोन में हम हैं। अगर बात करता है प्रशांत महासागर की तटीय पेटी में, तो विश्व में लगभग 68% भूकंप का अनुभव किया जाता है। कश्मीर अगर घाटी में हम बात करेंगे, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, यह सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र है। इसमें नेपाल, भूटान और हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तराखंड, ये समस्त आपका क्षेत्र आ जाएगा।
महत्वपूर्ण टॉप 5 जोन में जहां भूकंप सर्वाधिक आने की संभावना बनी रहती है आपकी। भूकंप की जो अवधि हमारी है, सामान्य अवधि में जो 8000 से 10,000 बार आते हैं आपके प्रत्येक 24 घंटे में आपके। कुछ हमारे संस्थान है, जैसे भारतीय मौसम विभाग दिल्ली में है जो बताता है, भारतीय भू सर्वेक्षण कोलकाता में बताता है, और भूकंप अभियांत्रिक परीक्षण जो हमारा है रुड़की में है। तो ये कुछ बताते हैं भूकंप के बारे में आपका। ठीक है, तो हम देखते हैं, छोटा सा पार्ट हमारा था ये भूकंप। तो ये भूकंप के बारे में हमें छोटी सी जानकारी मिली है। आगे हम देखते हैं भूकंप के जो हमारे कुछ भाग और भी हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं कि भूकंप आता है तो बचने के मुख्य हमारे किस कारणों से हम भूकंप से बच सकते हैं। थोड़ा देखो, ये 3D आपका है मैप, इसे भी समझा देते हैं। देखिए, जहाँ पर आपका भूकंप उत्पन्न होता है उसे ही हम बोलते हैं उद्गम केंद्र या फोकस पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं उसे ही हम अधिकेंद्र बिंदु या एपी सेंटर पॉइंट कहते हैं। भूकंप तरंगें सभी सीमाओं में विचलन होती हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव के तरंगों के रूप में आपकी चलती रहती हैं। अगर हम विश्व में बात करें, सबसे ज़्यादा जो भूकंप आता है वो जापान क्षेत्र में, और भारत में अगर हम बात करेंगे तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में आपके, या आप बात कर सकते हैं हमारे हिमालय के तराई क्षेत्रों में आपका। जो हमारा उत्तर प्रदेश जो टॉप 5 जोन में हम बता भी चुके हैं आपको, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपका है। प्लेटों के नीचे जो हमारी हलचल होती है या कंपन होता है वही हमारा कहलाता है भूकंप, यानी पृथ्वी का कांपना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आपके कि भूकंप जो बचने के हमारे उपाय हैं वो क्या हैं। यहाँ देखो, गुजरात में विनाशकारी भूकंप यह आपको दिखा रखा है, जो भुज शहर में आया था आपके गुजरात में 2001 में। तो ये हमारा कुछ है, 26 जनवरी 2001 में भुज में रिएक्टर स्केल पे जो भूकंप की तीव्रता थी वो 6.9 थी। अभी हम रिएक्टर स्केल की भी बात करते हैं, रिचर स्केल की भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका है कि शहर में आग लग सकती है, और ये आपके बचाव के कुछ तथ्य इसमें दे रखे हैं। तो ये आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं कुछ हमारे बचाव करनी चाहिए। जैसे बचाव में क्या है हमारा कि सुरक्षित स्थान होना चाहिए, रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने, या और दूर किससे रहने चाहिए, जैसे आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास यानी भट्टों के आसपास से, खिड़कियों या दर्पण या तस्वीर फ्रेम के आसपास से दूर रहना चाहिए। और पहले से तैयारी क्या करनी है, अपने दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाने का एवं आपदा का सामना करने का विश्वास दिलाएं। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा यहीं पर समझ लेते हैं। अगर रिएक्टर स्केल की बात कर रहे हैं हम, तो रिएक्टर स्केल में आपसे पूछ लेता है इसकी खोज कब की है और किसने की है। तो 1935 में सर रिएक्टर द्वारा ही इसकी खोज की गई है। इसमें जो खानों की संख्या होती है रिएक्टर स्केल में जो खानों की संख्या होती है वो 0 से लेकर 9 तक होती है आपकी। प्रत्येक एक जो खाना होता है, यहाँ हम बात कर लेते हैं 3, जो प्रत्येक एक खाना होता है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका साधारण भूकंप कहा जाता है। ये आपका 4 से 6 के बीच में मध्य भूकंप, और यहाँ से आपका होगा ये विनाशकारी भूकंप। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि भूकंप जो है आपका सबसे ज़्यादा विनाशकारी रिएक्टर स्केल पर कहाँ दर्शाता है, तो 7 से ऊपर, और प्रत्येक एक खाना 10 गुना अधिक प्रभावशाली दिखाता है। यहाँ कर 10 आया है तो 4 पे जब जाएगा तो फिर 100 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 1000 हो जाएगा, यानी प्रत्येक स्तर पर अधिक विनाशकारी दिखाता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारा था। अगर बात करता है अब आपसे रिचर स्केल की या मार्केली स्केल की, इसमें खानों की संख्या होती है 1 से लेकर 12 तक। 1 से लेकर 12 तक खाने होते हैं। मार्केली स्केल की
सर मार्केली ने और रिचर स्केल की सर रिचर ने खोज की है। तो 1 से लेकर 12 तक होते हैं। इसमें खानों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो 1 से लेकर आपके 12 तक होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक एक खाना बिल्कुल जैसे उसमें दर्शा रहा था, ये साधारण, यह आपका मध्य और ये विनाशकारी भूकंप दर्शा रहे थे आपके। तो खानों की संख्या याद रखिए, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा आप लोगों से। आगे हम बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो थोड़ा सा ये है हमारा ज्वालामुखी का डायग्राम, फिर हम आगे देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो, जहां से आपका ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, अभी बल हम बता ही चुके हैं आपको, एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। तो अंतः बल और बाह्य बल के कारण आपके क्या हैं, भूगर्भिक जो प्लेट में आपको टेम्परेचर बताया था वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका। इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद में सियाल सीमा निफे में आपकी जो निकिल और आयरन है, जो निकिल और आयरन क्रोड में था, वो आपका क्या है, बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, बिल्कुल मैग्मा के रूप में आपका क्या है, बिखर जाता है। तो सबसे नीचे जो भाग आपका यानी मैग्मा भरा रहता है और ऊपर ये आपकी एक क्या वॉल्केनो पाइप है। इस वॉल्केनो पाइप से आपका यहाँ पर एक धुंध प्राप्त होता है जिसे, और ये जो आपको मुहाना दिख रहा है इसे हम क्रेटर कहते हैं। अगर ये मुहाना धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो इसे हम कोल्डेरा कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कोल्डोरा या कोल्डेरा किसे कहते हैं आपका, तो कोल्डेरा हम ज्वालामुखी के बड़े क्रेटर को कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें आपका जो गैसें और राख। गैसों में अगर आपसे पूछता है तो सबसे ज़्यादा आपकी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ हमारा अवशिष्ट राख। और हम बात करते हैं गैसों में, तो गैसों में और भी आपकी जो होंगी सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या आपका जलवाष्प। आपसे अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा क्या निकलता है तो जलवाष्प निकलता है, 90 से 92% तक आपका निकलेगा जलवाष्प हमारा। अगर आपसे पूछता है गैस में सबसे प्रमुख गैस जो है वो क्या है, हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है आपका। तो आपसे निकलता क्या है, मैग्मा से लावा निकलता है आपका। जब आपका क्रेटर से बाहर निकल जाता है तो लावा हो जाता है और उसी द्वारा प्राप्त चट्टानों को हम बोलते हैं आग्नेयस रॉक, यानी हमारी आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों में किस धात्विक तत्व की अधिकता होगी, तो निकिल और आयरन की होगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है किस प्रकार की चट्टानें हमें प्राप्त होंगी, आग्नेय प्रकार की चट्टानें हमें प्राप्त होंगी ज्वालामुखी से, और इसी से ज्वालामुखी से आपकी काली मिट्टी का भी निर्माण होगा आपका। तो आगे बात करते हैं, देखिए इसमें अब बनावटी के अनुसार अगर आपसे बात करते हैं, भाई ये हर स्थान पर अलग ज्वालामुखी होगा, कोई इस टाइप से होगा, कोई इस टाइप से होगा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा होगा आपका। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि ज्वालामुखी की जो हमारी आकृतियां हैं, जो शेप है आपकी, वो शेप कौन कौन से होंगी, तो आपकी सिल प्रकार की शेप होगी, डाइक होगी, लेपोलिथ होगी, लेपोलिथ होगी, बैकोलिथ होगी, फैकोलिथ होगी, मैकोलिथ होगी, सिल डाइक। ठीक है, और जिनमें लगभग लिथ लग जाए वो सारे के सारे आपके ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आकृतियां हो जाएंगी आपकी। आगे हम बात करते हैं बनावट के अनुसार ज्वालामुखी 3 टाइप के होते हैं। जिनमें उद्गार रहता है वो हमारे सक्रिय कहलाते हैं, एक्टिव वॉल्केनो। और जो आपके डरावने रहते हैं, जो हमेशा जिनमें धुंध या थोड़ा बहुत जलवाष्प आपका रहता है, उन्हें हम प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। उन्हें हम डायमंड वॉल्केनो भी कहते हैं, वॉल्केनो भी कहते हैं। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव वॉल्केनो हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो लास्ट बचेंगे वो हमारे होंगे शांत ज्वालामुखी।
वो क्या होंगे आपके शांत ज्वालामुखी, डेथ वॉल्केनो या डेड वॉल्केनो आपके हो जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं हमारे डेड वॉल्केनो कौन कौन से होंगे, फिर हम बात करेंगे ऊंचे ज्वालामुखी, सबसे ऊंचे ज्वालामुखी, सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी, इन सब की हम बात कर लेंगे आपके सामने। तो यहाँ देख लेते हैं विश्व के प्रमुख हमारे ज्वालामुखी हैं। तो विश्व का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है वो ओजस डे एनसेलाडो है, जो एक कैसा है, सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है, जो हमारा एक एक्टिव वॉल्केनो है और एंडीज पर्वतमाला का सबसे सक्रिय व ऊंचा ज्वालामुखी है। अब अगर आपसे पूछता है सबसे ऊंचा व सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजस डे एनसेलाडो एंडीज पर्वत श्रृंखला में होगा। देशों के अगर बीच पूछता है तो अर्जेंटीना और चिली के मध्य होगा, और किस प्रकार का होगा, तो सक्रिय होगा। आगे बात करते हैं आपकी जो इम्पोर्टेंट हमारे ज्वालामुखी हैं वो ही हम इसमें देख लेंगे। तो ये एक हो गया। दूसरे की हम बात करते हैं। तो दूसरा जो सक्रिय है एंडीज पर्वत श्रृंखला का वो है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है, और ये भी आपका क्या है, सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है, और ये भी आपका क्या है, इक्वाडोर में पड़ेगा, और ये आपका विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं आपका, अगर यहीं से आपका पूछ लेता है जो अच्छों में हमारा काउंट किया जाता है, तो आपका मोनोलोआ जो है हवाई द्वीप पर, ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ऊंचाई पर नहीं। अगर आपसे पूछता है विश्व का दूसरा, पहला नहीं आपका दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो मोनोलोआ है हवाई द्वीप पर, बट ये ऊंचा नहीं है आपका, ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और हवाई द्वीप पर ही एक आपका क्या है, किलायु, जो किलायु है वो विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, बट ऊंचाई पर नहीं है आपका। अगर ऊंचा पूछता है तो ओजस डे एनसेलाडो हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो किलायु है। दूसरा सक्रिय कौन सा है, तो मोनोलोआ है। तीसरा सक्रिय कौन सा है, तो ओजस डे एनसेलाडो है। चौथा पूछता है तो कोटोपैक्सी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम बात कर लेंगे। आगे देखते हैं जो सक्रिय में, अगर आपसे आगे पूछेगा तो सक्रिय में आपका हो जाएगा यहाँ से माउंट एटना, जो आपका सिसिली द्वीप पर स्थित है और इटली में स्थित है, एपिनाइन्स पर्वत श्रृंखला के पास में आपका ये स्थित है। आगे हम बात करेंगे आपका जो इम्पोर्टेंट में होगा स्टोम्बेली, इसे भूमध्य सागर का हम प्रकाश स्तंभ कहते हैं, जो लैपारी द्वीप पर स्थित है, जो हमारा कहाँ स्थित है, लैपारी आइलैंड पर स्थित है और इटली में ही, और ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, इस पे भारत का थोड़ा नहीं दे रखा है, तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन है। वो क्या है, बैरन है, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में है, और बैरन द्वीप पर ही स्थित है आपका, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में आपका स्थित है। ये सारे जितने अभी पढ़ाए ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। हम बात करते हैं प्रसुप्त की, तो प्रसुप्त में भी देख लेते हैं थोड़े से ज्वालामुखी हैं जो प्रसुप्त में हम बात करेंगे, फिर हम बात कर लेंगे शांत में आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो प्रसुप्त में ज्वालामुखी हो जाएंगे, कुछ इसमें दे नहीं रखे हैं, जैसे हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी में हो जाएगा समेरू, जावा पे आपका है, फ्यूजियामा हो जाएगा जापान में, फ्यूजियामा हो जाएगा आपका जापान में। अगर हम आगे बात करेंगे तो विशुवियत हो जाएगा आपका इटली में, विशुवियत हो जाएगा कहाँ, इटली में, ये भी प्रसुप्त है आपका। अगर आगे हम बात करते हैं, कुछ ज्वालामुखी इसमें दे नहीं रखे हैं, अगली पीडीएफ में हम ये आपके ज्वालामुखी जितने भी रह गए हैं जो बच रहे हैं आपके, उन्हें भी कंप्लीट करा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हमारे जो शांत ज्वालामुखी हैं उनकी। तो देखते हैं आपका प्रसुप्त में, शांत में हम पहले देख लेते हैं आपका जो शांत ज्वालामुखी हैं। शांत में आपका पोपा हो जाएगा,
म्यांमार में आपका है ये, म्यांमार में कोह सुल्तान देवबंद, ये आपके ईरान में हो जाएंगे। कोह सुल्तान देवबंद, चिम्बराजो भी हो जाएगा आपका। एकांकगुआ भी हो जाएगा आपका, एकांकागुआ। और विश्व का अगर सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पूछता है तो एकांकागुआ है, 6992 मीटर ऊंचा है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उच्चतम शिखर भी है आपका। तो विश्व का ये शांत ज्वालामुखी है। आगे बात करते हैं किलिमंजारो। यह आपका पड़ेगा किलिमंजारो, तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में अगर आपसे पूछता है तो ये अफ्रीका महाद्वीप का भी उच्चतम शिखर है, हाईएस्ट पॉइंट है हमारा। तो ये कुछ हमारे थे ज्वालामुखी। अब हम बात कर लेते हैं चट्टानों की। जो चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें आपने पढ़ा होगा, आग्नेय चट्टानें पढ़ी होंगी और परतदार। तो इन चट्टानों के परिवर्तित रूप आपसे पूछ लेता है। जो आग्नेय चट्टानें होंगी और इनका परिवर्तन रूप क्या हो सकता है, जैसे ग्रेनाइट का ग्रेनाइट नीस हो जाएगा, साइनाइट का आपका साइनाइट नीस हो जाएगा, ग्रेवो का ग्रेवो नीस हो जाएगा, बेसाल्ट का स्लेट हो जाएगा, रायोलाइट का हल्का सिल्ट हो जाएगा और बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट हो जाएगा। तो ये आग्नेय चट्टानें परिवर्तित हो जाएंगी आपकी किसमें, परतदार में, यानी परिवर्तन के रूप में। अवसादी चट्टानों को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, आग्नेयस को हम आग्नेय बोलते हैं आपका। यहाँ पे अवसादी चट्टानें यानी संपीड़न जो होंगी, संपीड़न सिल्ट, संपीड़न मीन्स आपका यानी कंप्रेस। आपको अगर दबा दोगे उन चट्टानों को तो और भी परिवर्तित के रूप में बदल जाएंगी। जो हमारा बलुआ पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्वार्टजाइट के रूप में चेंज हो जाएगा। जो सेल है आपका वो स्लेट अब्रक के रूप में, सिल्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। जो चूने का पत्थर है जो हमारा, वो संगमरमर यानी CaCO3 के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बदल जाएगा। लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो एंथ्रासाइड कोयला में परिवर्तित हो जाएगा। और जो कोयला है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारा था छोटा सा टॉपिक, इसे आप तैयार करें अच्छे से और ये PDF हम आपको लोड करवा देंगे आपके चैनल पर ही, ठीक है। तो ये देख लेते हैं आप शुरू से, आप इसे देखना अच्छे से। और कुछ हमारे जो ज्वालामुखी रह गए उन्हें हम कंप्लीट अगली सी वीडियो में करा देंगे, फिर आपकी 6 वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।